नमस्कार, आप सभी का स्वागत है द सुधांशु शो चैनल पर। जी हाँ, आज हमारे विशेष अतिथि हैं डॉक्टर अत्रि भारद्वाज, जो कि 1950 में पैदा हुए और सन 1972 से ही उन्होंने करियर अपना शुरू कर दिया पत्रकारिता के क्षेत्र में, और पंजाब केसरी, गांडीव और भी ढेर सारे पत्रों के साथ वो जुड़े रहे। और हम जानते हैं इनसे इनकी यात्रा के बारे में, इनके खट्टे मीठे अनुभवों के बारे में। तो डॉक्टर अत्रि भारद्वाज, अपने बारे में बताइए जरा सा। धन्यवाद सुधांशु जी। अपने बारे में कहाँ से शुरू करें? ये था कि शुरू से कुछ नया करने का शौक था जी और जब हमारे पिताजी रुद्रपुर में थे, नैनीताल में, जी जी। तो वहाँ पर एक साल के लिए शेरवुड में एडमिशन हुआ। अच्छा, शेरवुड कॉलेज। शेरवुड कॉलेज में संयोग से अमिताभ बच्चन वहाँ सीनियर थे हम लोगों को, लेकिन तब उनको लोग जानते नहीं थे। हम काफ़ी सीनियर थे जी जी। तो वहाँ की प्रतियोगिताओं में, कविताओं में हम लोग भाग लेते थे, नाटक में भाग लेते थे, वहीं से बीज पड़ा। अच्छा। हमारे दादाजी बॉटनिस्ट थे, बनना था हमको, बॉटनी भी जाना था, लेकिन संगत दूसरी हो गई। और जब यहाँ पर आए बनारस में तो मुझे कार्टून बनाने का शौक हो गया जी। कुछ मित्रों ने कहा कि कार्टून बनाना बड़ा मुश्किल है, लक्ष्मण जी का, सुधीर दर्दी का, तो चैलेंज हो गया कि आप नहीं बना सकते। जी जी। तो हमने शंकर वीकली आती थी, जी जी। उसको ला करके और अपने हिसाब से हमने इंदिरा गांधी के, जगजीवन राम के, जयप्रकाश नारायण के फीचर गढ़ने शुरू किए। और उसके बाद जैसे आम आदमी कौन हो हमारा, तो उस वक्त बेल बॉटम और यहाँ तक के खत लंबे लंबे खत था जी। तो हमने वही एक स्टूडेंट को अपना प्रतिनिधि बनाया और पहला कार्टून मेरा गांडीव में छपा और लगातार छपने लगा। अच्छा। उस वक्त कांजीलाल जी का नाम आपने? हाँ जी जी, कांजीलाल को मैं जानता हूँ। तो उसमें विद्या भास्कर जी, चंद्र कुमार जी, लक्ष्मीकर व्यास, सब पिलर्स थे आज में जी। क्या जाना आना होता था जी जी। तो एक दिन आज में मैं गया तो विद्या भास्कर जी ने कहा कि कांजीलाल जी, रोज आप पूछते हैं अत्रि कौन है? जी जी। ये देखिए बैठा हुआ है। अच्छा, उस समय आपकी अवस्था कितनी थी? हमारी 72-73 की बात है। 73 की बात है जी जी। तो कांजीलाल जी ने अपने बंगाली लहजे में, और ये बाबा तुम ही, और प्रयाग जी उन्होंने बड़ी पीठ ठोकी, कहा कि बड़ा अच्छा स्ट्रोक आपका है, और वहाँ से बनाना शुरू किया हमने। जब शाबाशी मिल गई तो फिर थोड़ा रुझान कम हो गया। फिर उन्होंने कहा कि आप रिपोर्टिंग में आप लिखते अच्छा हैं, अच्छा। कविता भी करते थे। फिर आकाशवाणी से जुड़ा हुआ। अच्छा। एक कार्यक्रम था 15 अगस्त पर, तो उसमें आकाशवाणी के डायरेक्टर ने हमसे कहा कि एक गीत लिख के दीजिए जी। गीत लिख के दिया उसको। फिर BA2 म्यूजिक कॉलेज के डॉक्टर दीक्षित थे, पार्श्वनाथ दीक्षित, उसके पति ने, उन्होंने स्वर दिया उसको जी। वहाँ से फिर गीत लिखने की यात्रा शुरू हुई। उसके बाद फिर आकाशवाणी से प्रपोजल आया कि आप युवा मंच कार्यक्रम को देखा कर। जी जी जी। युवाणी जी। युवा मंच होता था। अच्छा। तो मेरा ये रोल था कि जैसे रामानंद सागर, फिल्म स्टार, संगीतकार जितने आते थे उन सबका इंटरव्यू करना। तो हमारी जिम्मे था कि आप उनको इंगेज करिए, आप या तो उनको स्टूडियो बुला लीजिए या स्टूडियो से लोग वहाँ चले जाएंगे। तो रामानंद सागर का, सतीश रे का, इन सबका इंटरव्यू वहाँ हमने किया। किस आकाशवाणी के लिए किया था आपने? बनारस आकाशवाणी। अच्छा, आकाशवाणी बनारस जी जी। उसके बाद फिर लिखना शुरू हो गया, फिर रिपोर्टिंग में आ गए। तो कवि सम्मेलन भी चलता रहा, रिपोर्टिंग भी चलती रही। शुरू में नाटक भी किए, जब वरेंद्र शर्मा वगैरह थे जी जी, तो उसमें नाटक भी किए। तो इस तरह से यात्रा चलती गई और हम पूरा दूसरा हमारा रास्ता ही बदल गया, लेखन और पत्रकारिता के दरबार। अच्छा, ये बताइए कि अगर हम इसे इस तरह से कहें कि अकेले ही चले थे आप मंजिल के लिए, लेकिन लोग मिलते गए और कारवां बढ़ता गया। चले तो अकेले थे, और ये होता भी है कि आप अपना एफर्ट करिए जी। आप एफर्ट में सफल होते हैं तो लोग जुड़ जाते हैं जी। बिल्कुल। अगर आप एफर्ट में सफल नहीं होते तो फिर आप आलोचना के शिकार हो जाते हैं जी। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरा नेचर शुरू से क्रिएटिव रहा कि जो ठान लिया उसको करना है जी जी। तो नए नए रास्ते बनाते गए, मंचों पे जाते गए, नीरज जी के साथ और ऐसे लोगों के साथ अपना सोर फैजाबादी के साथ मंच भी शेयर किए हैं। अच्छा अच्छा। और फिल्मों में गाना भी लिखना शुरू हो गया इसी बहाने। एक किस्सा आपको बताएं कि 74 की बात है, मुकेश जी बनारस में आए। जी जी, मुकेश जी, मैंने आपकी तस्वीर भी देखी उनके साथ।
संजोग से पता नहीं क्या प्रेरणा मिली कि डायरी लेके हम मुकेश जी बस पहुंच गए समझ। और उनको कह दिया कि मेरा गाना गा दीजिए। तो उस पर एक किताब भी आई है भारत सरकार की, जी 2 पेज में हमारा रेफरेंस भी है। जी जी। तो बड़े ध्यान से उन्होंने हमको देखा और कहा कि नहीं ऐसे तो गाना नहीं गाया जाता, हाँ हाँ उसकी तो सिंगिंग होती है, धुन बनती है, सब कुछ होता है। तो बड़ा लंबा प्रोसेस उन्होंने बताया अपना फिल्मी तरीके से। फिर डायरी लेके वो हमारी कुछ रचना को गुनगुनाने लगे। अच्छा। तो थोड़ा बल मिला, हमने कहा इसको गा दी। तो फिर उन्होंने हमको देखा, बड़ी हैंडसम पर्सनालिटी थी। जी जी जी, स्मार्ट से। तो फिर उनका मैं गा दूँ, मैं कहा गा दी, कहा बैठो। अब मैं जब चलूँगा स्टेज पे तो मैं ले चलूँगा। स्टेज पे गए तो अपने बगल में हमें खड़ा कर दिया, पर्दा हटा। तो उन्होंने पहले गाना गाया जिस देश में गंगा बहती, दूसरा गाना था डम डम डिगा डिगा मौसम भीगा भीगा। जी। तो हम सोच रहे थे कि हमको खड़ा तो कर दिया है, काम क्या है? काम कर रहा है। तब उन्होंने हमारे बारे में कुछ कहा। जी। उस समय तो मोबाइल था नहीं रिकॉर्डिंग का, और कोई इस तरह था भी नहीं कि हम रिकॉर्डिंग के लिए गए हो। जी जी। तो उन्होंने अपने बारे में हमारे बारे में कुछ कहा और उन्होंने फिर गए म्यूजिशियन के पास, उन्होंने फीडबैक दिया। गाने के बाद उन्होंने कहा कि पीछे बैठो, मेरे रूम में मैं आता हूँ। जब वो गा के आ गए तो उधर से आनंद जी आ रहे थे, कल्याण जी आनंद जी। जी। तो उन्होंने उनको रोका, वो कहा देखिए आनंद जी, ये लड़का बड़ा अच्छा लिखता है, अच्छा। इसको आप बुला लीजिए। तो अब मुकेश जी का रिकमेंडेशन था। उन्होंने कहा बेटा आ जाओ। तो हम उनको पूछ रहे हैं कि बनारस में बैठ कर नहीं लिखा जा सकता। तो बड़ा हंसे वो और कहा कि कुछ कहा, लेकिन उनको ये याद हमको है कि उन्होंने कहा कि बेटा घोड़ा तबेले में अच्छा लगता। मतलब ये था कि हाँ वो चीज़ नहीं है, या वो चीज़ थी। हम इसी में खुश थे कि बस मुकेश जी ने गाना गा दिया, हमारे फेवरेट सिंगर भी तो। जी। फिर हम आज बैठे थे, उनकी डेथ हुई है। तो विद्या भास्कर जी ने हमसे कहा कि अत्री तो मालूम मुकेश जी की डेथ हो गई है? उन्होंने कहा मालूम है। तो हमको डांट के लहजे में उन्होंने कहा कि यहाँ बैठे क्यों? तो हम क्या करें? कहा तुम तुरंत जाओ राइटअप लेके आओ, उनके ऊपर एक पूरा विशेषांक आ रहा है और वो राइटर मुझे चाहिए, विद फोटोग्राफ चाहिए। अब फोटोग्राफ का खोजें, उस समय इतनी तो पहचान नहीं थी बेस्ट फोटोग्राफरों से। कभी कभी देखिए जो चीज़ आप चाहते हैं अगर दिल से चाहते तो मिल जाती है। जी जी। हम यही सोचते कि लिस्ट तो लिख देंगे, लेकिन फोटो कहाँ से लाए? अचानक चौक पर एक सज्जन थे, उन्होंने हमको आवाज़ लगाई, भाई साहब आपकी फोटो बड़ी अच्छी आई। आपने सवाल करे आप मिल ही नहीं रहे हैं, हमें कौन सी फोटो? अब मुकेश जी वाली। अरे हमें बुलाओ। वो फोटो हमको दी स्टेज वाली, स्टेज में उनके साथ खड़े हैं। जी जी। हारमोनियम पे वो बोले कि हम विद्या भास्कर जी के पास गए। कहा तो भैया बात की ना, तुम इसकी कीमत नहीं समझ रहे हो। मुकेश जी ने तुम्हारा गाना गाया और मुकेश जी ने तुम्हारी रिकमेंडेशन किससे की? आनंद जी से की। लोग चप्पल घिसते रह जाते हैं, वहाँ तक पहुँच नहीं पाते हैं। तो आगे तुमने कुछ नहीं किया, हमने कहा नहीं है, किसी ने भी नहीं हमको कुछ कहा। पत्रकारिता में चलते रहे, ऐसे जीवन चलता है। अत्री सर, आप महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के अतिथि प्रवक्ता के रूप में भी आप जुड़े थे, तो कैसा अभी भी मेरे ख्याल से आप जाते हैं वहाँ पे? नहीं जाता, तो एग्जाम वगैरह लेने जाते हैं। अच्छा अच्छा। तो एज हो गई तो उस हिसाब से वो। अच्छा। ये बताइए आपका ये अनुभव कैसा रहा? देखिए पत्रकारिता और संगीत जी, ये ऐसे विषय है कि इसका कोर्स होना ही नहीं चाहिए, तो गुरु शिष्य परंपरा है। क्या बात है सर, क्या इसमें कोर्स होता ही नहीं इसका है। जैसे आप एग्जाम्पल देखें, BHU में एम राजमपुर भट्ट जी थे, बलवंत राय भट्ट जी जी, ओमकार नाथ के शिष्य थे। तो गुरु शिष्य परंपरा जो उन्होंने सीखा तो वो उस्ताद की श्रेणी में आ गए जी। लेकिन अब जो लोग सीख रहे हैं वो एक स्कूल का टीचर होने से ज़्यादा उनकी हैसियत नहीं हो पाती। जी 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 जी। तो हमने जब पत्रकारिता शुरू की तब कोर्स होता ही नहीं। पहला बैच था जिसमें राममोहन पाठक बीच में शुरू हुआ था। जी जी। तो उसमें गए थे वो लोग, तो पाठक जी का ही कोर्स नहीं किया। जी जी। और वो हिंदी के उन्होंने तो हिंदी के सारे शब्द दिया, राष्ट्रपति शब्द वगैरह उन्हीं का दिया हुआ। जी जी जी। श्रीमान श्रीमती तो उनका दिया हुआ। जी जी। तो अध्ययन बहुत जरूरी है और पत्रकारिता जो है एक संस्कार है, एक करैक्टर है। वो आपके स्फूर्त अंदर से स्वतः स्फूर्त पैदा होता है। कि संगीतकार है, हमने जब अनूप जलोटा का इंटरव्यू किया
तो जहाँ बीच में गैप होता था तो फिर गुनगुनाना शुरू कर देते थे। तो हमें लगा कि ये आदमी 24 घंटे गुनगुनाता ही रहता है, संगीत को जीता है, संगीत है ओढ़ना बिछोड़ना है। जी जी। तब वो चीज़ हुई है। तो पत्रकारिता भी एक संस्कार है, वो आपके अंदर वो चीज़ होती है, आप स्वतः उस तरफ चले जाते हैं। एक लड़की से हमने पूछा, हमने कहा भाई तूने पत्रकारिता क्या करना बनना चाहती? तो उसने कहा कि सर मैं क्राइम रिपोर्टर बनना चाहती हूँ। हमने कहा ये कौन सी चीज़ है भाई तुम्हारी? तुम ये कहो कि मैं एक लेखक बनना चाहती हूँ, तो लेखक में तो पत्रकारिता भी आ गई, कविता भी आ गई, साहित्य भी आ गए। तो अप्रोच प्रॉपर नहीं है और गुरु शिष्य परंपरा बहुत जरूरी जो अब खत्म हो रही है जी। इसी की वजह से ना अच्छे संगीतकार आ पा रहे हैं, ना अच्छे लेखक आ पा रहे हैं। और जब से मोबाइल और ये सब चीज़ें आ गई हैं, न्यू मीडिया आ गया है, तो लिखना पढ़ना बंद हो गया। तो जो कनेक्ट हम पेन से कागज पे उतारते हैं वो चीज़ माउस से नहीं हो सकती, मोबाइल के बटन से नहीं हो सकती। नेचुरलिटी जो चाहिए, आपको जो प्रॉपर फ्लो चाहिए, वो फ्लो नहीं आ पाता। इसलिए देखिए संगीत में जो एक गाना था नाचमन मोरा मगन तेरा देखी देखी, इसकी कहानी ऐसी है कि जब शूटिंग बहुत जल्दी अच्छी हो जाती है तो हमको गोदे वाले ने बताया था कि शूटिंग हो गई तो किसी ने कुछ बोल दिया, तो एक ने बोला नाचमन मोरा, दूसरे ने कहा मगन था तेते। तो जो डायरेक्टर था वो बड़ा सिंसियर था, जी आपने क्या कहा? तो उन्होंने कहा हमने ये कहा। तो कहा ये तो एक मुकड़ा बन गया। तो शरण जी इस मुकड़े पे गीत लिख, तो शरण जी ने गीत लिख दिया नाचमन मोरा मगन। अब जब उसकी रिकॉर्डिंग होने लगी तो संगीतकार ने कहा कि देखिए मनड़ी, नाचमन मोरा मगन तक तो आप गाइए और तितला देखिए गाइए मत, इसको तबले पे निकलने दीजिए। क्या बात है, तो इसकी ब्यूटी हो जाएगी। अब सारे तबले वाले बुलाए गए, कोई इज्जत निकालने पर तब अंत में हुआ कि हम बनारस में रियाजी हैं गोदई महाराज, जी जी जी, उनको बुलाया गया। तो इनको बुलाएगा बाई प्लेन, तो कहते हम प्लेन से नहीं जाएंगे, ट्रेन से गए और एक सिटिंग में बैठ के निकाल दिया। अच्छा, वहीं से गोदई महाराज की फिल्म में गद्दी में एंट्री हो गई। ब्यूटी कहाँ है? हम मतलब जो कनेक्ट करना चाहते हैं वो किस शब्द से होगा, पत्रकारिता में क्या शब्द कहाँ इस्तेमाल होगा, वो अब समझ से परे होता चला जा रहा है। बहुत अच्छे लड़के भी हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ज़्यादातर जो है ये कोर्स करने के लिए आ जाते हैं। संगीत का कोर्स कर लिया, पत्रकार, ये कोर्स है ही नहीं है। ब्यूटिशियन का कोर्स, साज सज्जा का कोर्स, ये तो नेचुरल चीज़ें हैं, नेचुरल फ्लो है। अच्छा सर, ये बताइए कि आप पत्रकार भी हैं, व्यंग्यकार भी हैं, संगीत भी लिखा हुआ है और आप लेखनी का काम भी करते हैं, संपादकीय एडिटोरियल वगैरह भी सारे आपके आते हैं, रिपोर्टिंग भी करते हैं। तो ये बताइए इन सारी चीज़ों में आपको कहाँ मज़ा आता है? डॉक्टर अत्रि भारद्वाज को कहाँ मज़ा आता है? किस चीज़ में, किस फील्ड में आता है मज़ा? असल में जो हमारा नेचर है वो बंधने का नहीं है किसी जगह, वो है कि जो भी चैलेंज मिले उसको करते चलो। हर एक में कुछ ना कुछ आनंद है। अच्छा, हर एक का अलग अलग फ्लेवर है। जी जी। तो कभी कहीं गुलाब जामुन, कहीं रसमलाई, कहीं लड्डू, हर एक तो कहीं सुहाग, कहीं समोसा, तो कहीं गज़ल, कहीं गीत, कहीं चित्रकारी, कहीं पत्रकारिता, कहीं संगीत गोष्ठी, सब में। तो उसी से एक आनंद मिलता है कि भाई चलो जहाँ है कहीं पर ये ना हो कि हम ये काम नहीं कर सकते। जी। अच्छा सर, एक पर्सनल सा सवाल है कि डॉक्टर अत्रि भारद्वाज आज के तारीख में एक अपने आप में एक एस्टैब्लिश नाम है, लेकिन आपके परिवार के सदस्य, पापा मम्मी, आपको क्या चाहते थे कि डॉक्टर अत्रि भारद्वाज को कहाँ देखना चाहते थे? देखिए हमारे जो दादाजी थे जी, उन्होंने लाहौर से MSc की थी। अच्छा, और वहाँ से फिर वो चले गए लंदन PhD करने, और स्मिथ फिशर के अंडर में PhD की। अच्छा, फिर आगरा यूनिवर्सिटी में आ गए। तो मालवीय जी, उनको उस समय मालवीय का शौक था कि जितने विद्वान पूरे देश भर में उनको मैं यहाँ इकट्ठा कर लूँ। जी जी। तो उन्होंने GHU में तो उन्होंने यहाँ बुलाया। तो यहाँ पर वो इसके आर्किटेक्ट है बॉटनी डिपार्टमेंट। तो हमारा बचपन उनके साथ ज़्यादा बीता, दादाजी सर। तो उनका ये मानना था कि कुछ भी करो यश को ध्यान में रखो, अपयश न। तो बॉटनिस्ट बनने का हमारा अच्छा था। बीच में हम यूपी कॉलेज में एडमिशन लिया, तो फिर वहाँ नेतागिरी का शुरू हो गया। तो छात्र संघ में चुनाव लड़ गए, हम जीत गए। अच्छा, जीत भी गए। फिर हम कांग्रेस में जुड़ गए। छात्र संगठन के फिर बहुगुणा जी से और ND तिवारी से बड़ा संपर्क रहा। लेकिन
टूटा कहाँ से कि हमारे मौसा जी थे गोपाल सिंह पाठक, हमारे सगे मौसा थे जी। उपराष्ट्रपति थे, जी 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 जी। उनको मिलने हम यहाँ गए। साथ में हमारे 2-3 साथी भी थे, साइकिल से हम लोग गए। तो हमने महेश प्रसाद डीएम थे, हमने एक चिट्ठी अंदर भिजवाई। आधा घंटा हो गया, कोई मैसेज नहीं आया। जो हमारे साथ बच्चे लड़के गए थे वो लगे कहने कि हाँक रहे हो या सही में तुम्हारे मौसा जी हैं। तो हमने कभी इज्जत की बात है। तब तक महेश प्रसाद जो है हमको लगे बुलाने, तो हमने सोचा कि और को बुलाया, तो हम पीछे लगे थे। दौड़ के अब अत्री साहब कहाँ है, अत्री साहब हमें काम है, माँ वहीं बुला रहे हैं। तो गए हम मिलने, पूछा पाछा बातचीत हुई। तो बोले क्या कर रहे हो, तो हमने बड़े रोब से कहा मौसा जी मैं जनरल सेक्रेटरी यूथ कांग्रेस का, रांची साउथ संगठन का। जैसे ही हमने कहा कि मैं यूथ जनरल सेक्रेटरी हूँ, उनका मुँह थोड़ा बन गया। तो हमने कहा इनको हमारी पीठ ठोकनी चाहिए कि मैं उपराष्ट्रपति हो, तुम उसी अच्छे कदम पे चल रहे हो। उसके बाद उन्होंने हमको भाषा पिलाना शुरू कर कि देखो बेटा, मैं एक वकील था इलाहाबाद में, वहाँ से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। मैंने आज तक चुनाव नहीं लड़ा, नॉमिनेटेड रहा। मेरी 2 बेटियां हैं, दोनों आनंदमयी माँ के शिष्य। मुझे शादी भी नहीं करनी है, वो भी जिम्मेदारी नहीं है। 2 बेटे हैं, दोनों को मैंने कह दिया नेवर यूज माई डिजिग्नेशन, सिंपली यू से माई फादर इज जीएस पाठक, डोंट ऐड माई फादर इज गोपाल स्वरूप पाठक, ही इज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब हम उनका मैसेज समझ गए कि अब उधर से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, जो करना है खुद करना है। फिर हम आज में आए तो वहाँ पे सबसे संपर्क था, तो कुछ ऐसा है कि जिससे मिलते हैं तो मित्रता हो ही जाती है। उन्होंने कहा लिखना शुरू करिए। तो फिर इस तरह से हमारी दिशा संगीत से हट करके, रेडियो से हट करके फिर पत्रकारिता की तरफ आ गई। फिर वहाँ से गांधी में, फिर जनवार्ता में, फिर आज में लिखते ही थे। फिर बीच में चंडीगढ़ चले गए पंजाब केसरी में जी। फिर फादर की डेथ हुई थी, वो वापस आना पड़ा, नहीं तो वहाँ पे एनी वगैरह हो गए होते। तो राजनीतिक कीड़ा था वो था ही। तो काशी पत्रकार संघ में भी चुनाव लड़े, तो जनरल कार्य समिति के मेंबर हुए 2 बार, फिर 2 बार उपाध्यक्ष हुए, 2 बार प्रेस क्लब की प्रबंध समिति में हुए, 2 बार महामंत्री हुए। अब हम अध्यक्ष पद पर है काशी पत्रकार संघ। जी 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 जी। और ये एक बड़ी संस्था है, तो देश की 1940 में बनी हुई संस्था है, जिसमें पंडित कमलापति त्रिपाठी पहले अध्यक्ष थे इसमें। जी जी जी। तो रेल मंत्री भी थे। तो पहले वो पत्रकार थे, आज में थे, पराड़कर जी के शिष्य थे। जी जी। एक किस्सा आपको और सुना दें कि एक बार पराड़कर जी बीमार पड़ गए, संपादकीय लिखी उन्होंने, आधी लिखी छूट गई। तो उन्होंने पंडित कमलापति त्रिपाठी को बुला के कहा कि देखो ये आधी ये मैंने संपादकीय लिखी है, इसको पूरा कर लेना। पंडित जी जो हमको बताया था कि भाई मेरे तो रात भर सोचता कि कैसे पूरा करूं इसको, भाई कहाँ पराड़कर जी काम है, लेकिन हिम्मत करके उन्होंने उसको पूरा किया और कहा कि देखें कल क्या होता है। तो पराड़कर जी ने बुलाया पंडित जी को, तो उन्होंने सोचा कि डांट पड़ेगी। तो उन्होंने कहा कि तुमने बहुत अच्छा लिखा है, जो मैं चाहता था वही लिखा है, और मेरे बाद तुम संपादक हो गए। क्या बात। तो हमको ये फायदा रहा कि अच्छे लोगों का संसर्ग मिला, पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, कुछ करने का मन करता है, एंथुसियाज्म बना होता है। तो पंडित जी के साथ भी उठना बैठना रहा काफ़ी। पराड़कर जी से तो नहीं मिल सके थे हम लोग, लेकिन उनके शिष्यों से हमारा संपर्क रहा, उनके साथ काम भी किया। तो ये संतोष है कि जो किया ईमानदारी से किया, कहीं बेईमानी नहीं की और कहीं गलत नहीं किया, ये संतोष है। अच्छा सर, ये बताइए कि आप बनारस को किस तरह से देखते हैं? जब आपको इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली, स्वर्गीय मुकेश जी ने आपको और कल्याण जी आनंद जी ने जब आपको कहा मुंबई आने के लिए, तो आपको क्या लगा कि बम्बई जाना चाहिए या फिर बनारस में ही आनंद लेना चाहिए? नहीं, वो तो गलती महसूस हुई हमको। अच्छा। कि उस समय इतनी समझ नहीं थी। अच्छा अच्छा। तो उस समय हमको जाना चाहिए था। अच्छा। और समीर तो हमारे बात का था। जी जी जी। तो समीर से क्यों, समीर के पीछे तो भाई फादर भी थे उनके जी, तो भी समीर ने स्ट्रगल किया काफ़ी, लेकिन उस वक्त हमने गलती की, हमको निकाल। लेकिन आप कहते हैं ना कि आपके भाग्य में क्या लिखा है, आपको बनारस में ही रहना था तो आप कहाँ जा पाते। इसी तरह से आपको बताएं कि रुद्रकाशी के जी का नाम सुना होगा। जी जी। तो उनके जो लड़के हमारे मित्र हैं, बड़े अच्छे वायलिनिस्ट हैं। जी जी जी। गोपाल जी, उनको कई बार ऑफर आया, लेकिन घर के मुकदमे की वजह से वो नहीं जा पाए। बहुत अच्छा टैलेंट था वो, जाते तो कुछ और बन जाते। तो कभी कभी होता है कि आप बने ही वहाँ जाने के लिए नहीं। हाँ, फिर हमने एक काम जरूर किया
कि हमारे एक मित्र थे, वो फिल्में बनाते थे भोजपुरी। जी तो उन्होंने कहा कि गाना लिख दीजिए। तो हमने कहा ना, भोजपुरी के लिए नहीं लिखेंगे हम, हिंदी बनाओ, तुम लिखेंगे। तब उन्होंने एक हिंदी फिल्म बनाई, प्यार करेंगे पल पल। अच्छा, हाँ हाँ हाँ, मेरे को याद है, प्यार करेंगे पल पल। तो संजोग से हम चंडीगढ़ से आए हुए थे। उसकी काफी शूटिंग बनारस में ही हुई है। बनारस, अशोक विहार में। सोनभद्र, अशोक विहार में भी काफी सीन हुई है। उन्होंने आवाज लगाई हमको कि अरे अति भैया, वो आपने कहा था ना मैं हिंदी बना रहा हूँ, उसका टाइटल सॉन्ग बचा हुआ है। तो हमने लिख दिया टाइटल सॉन्ग उसका। उसको फिर रविंद्र जैन ने थोड़ा सा कोशिश की थी जी अपने नाम करने की। जी। तो रविंद्र जैन ने सारे फिल्मों के टाइटल सॉन्ग खुद लिखे हैं। अच्छा, खुद लिखे। यही एक पहली फिल्म थी जिसमें टाइटल सॉन्ग हमने लिखा था। क्या बात है सर। तो एक लाइन उसका बताएंगे? हाँ, उसका है कि कल से ज्यादा आज वो साथी, आज से बढ़कर कल हम प्यार करेंगे पल पल। वो पल जो खो चुके हैं उनका है प्यार बाकी, जाने बाहर अभी है फसले बाहर बाकी, हम फिर यहाँ आएंगे जन्मों को बंध जाएंगे, रूह के रिश्ते यही रहेंगे, जाएंगे नाम बदल, हम प्यार करेंगे पल पल पर। क्या वो इस पर जो है जब फिल्म आई तो उसका वीडियो आया तो उसमें हमारा नाम नहीं था। जी। लोगों ने कहा आपने लिखा गाना अपना, पता लगा कि साहब वो कुछ उसमें सीन थे वो सेंसर बोर्ड में काट रहे थे। तो उन्होंने कहा कि ये गाना मेरे नाम कर दो, तो कोई नया लड़का है, कोई कुछ बोलेगा नहीं तो मैं इसको पास करा दूंगा। तब तक हमने नोटिस भेज दिया रविंद्र जैन को। तो फिर यहाँ जब शुरू हुई तो मुन्नू प्रसाद पांडे थे, याद होगा जी। तो वो क्या कि मैं तो फिल्म को हाथ नहीं लगाऊंगा अगर अख्तर जी का नाम उसमें नहीं रहेगा। तो सलीम राजा को हमने कहा जी जी कि जरा देखना कि इसमें नाम है कि नहीं। तो ये हुआ, हमको आया कि सर आपका नाम जोड़ दे रहे हैं। हमने कहा ना, आप हमारा नाम अलग से स्क्रीन पे दीजिए। तो उसने बताया कि नहीं आपका पूरा अलग स्क्रीन पे नाम है। एक दिन अनजान जी के साथ क्लार्क हम जा रहे थे, तो रास्ते में बात करते थे तो उन्होंने कहा, हमको कहा चुप। तो कुछ उन्होंने तुरंत 2 लाइन लिखी कार में बैठे बैठे। मैं कुछ लिखा, कहाँ पे दिमाग में एक थॉट आ गया, उसको लिख लिया, नहीं तो ये मिस हो जाता तो दोबारा नहीं आता। अब ये मुखड़ा एक बन गया है, अब इसको लिखूंगा मैं। तो उन्होंने हमको बताया कि ये गाना तो हमने बहुत पहले लिखा था, लेकिन इस गाने को कोई तवज्जो नहीं देता था। जब डॉन की शूटिंग हो रही थी तो जावेद अख्तर बैठे थे साथ में, तो जब फाइल पलटते गए तब उन्होंने कहा कि ये गाना तो बहुत अच्छा है। तो कहा कि मैंने कहा कि इसको हटाओ, ये तो गाना कोई पसंद नहीं करता। फिर उन्होंने पढ़ा उसको, उन्होंने कहा नहीं ये तो मैं रखूँगा। तो उन्होंने प्रोड्यूसर से कहा, उन्होंने मना कर दिया। आनंद कला जी आनंद जी से कहा, उन्होंने मना कर दिया। तब जिद में जावेद अख्तर ने वो गाना रखवाया, बड़े बेमन से तबेला वाला बना के फिर शूटिंग की थी और वही गाना हिट हो गया। जी जी जी। जैसा कि मैंने भी इस गाने के बारे में जाना है कि जब किशोर कुमार जी गा रहे थे इस गाने को तो उन्होंने कहा यार ये गाना तो बेकार है, इसमें चकाचक का क्या मतलब होता है, भंग का रंग जमा हो चकाचक, चकाचक का क्या अर्थ होता है। फिर भी उन्होंने बड़े बेमन से ही गाया था, लेकिन पान खा के गाया जी, पान खा के, और सुने कि 8 या 10 पान उनके लग गए और एक ही टेक में वो गाना भी हो गया था। में पहले के लोग देखिए क्या करते हैं ना कि जैसे आपको बताएं, एक किस्सा और बता रहे हैं। आकाशवाणी के लिए हमने किया था इंटरव्यू सत्यजीत रे का। जी जी। तो होटल डी पेरिस में सत्यजीत रे वो शतरंज के खिलाड़ी और कई आर्ट फिल्म्स वगैरह। जी। तो एक ही कमरे में सत्यजीत रे भी बैठे हुए थे और हम बात कर रहे थे, उधर उत्पल दत्त बैठे हुए। जी जी। उत्पल दत्त किताब पढ़ रहे थे जी, और उनको ये आवाज़ ही नहीं थी कि हम बैठे हुए, इतना मशगूल थे किताब पढ़ रहे में। तो शाम को हम आने लगे, उस समय नया टेम्पो चला था। जैसे हम आगे बढ़े तो साहब ने हमारे बगल में टॉल फिगर, पहले तो हम लड़के में इसको कहीं मिले हैं, तुरंत याद आ कि तो सत्यजीत रे। हमने कहा दादा यहाँ कैसे? तो मुस्कुराए और कहा कि फॉलो मी। और वो धीरे धीरे चल रहे हैं, हम भी चल रहे हैं। फिर हम कुछ बोले तो हम कहे चुप, फॉलो मी। पैदल चल के आए हम लोग बंगाली टोला तक। वहाँ पर उन्होंने हमको रोक दिया। तो हम देख क्या रहे कि एक मजदूर टाइप का आदमी, जब दुकान बंद रहे तो पटरा एक होता है जी, पटरा होता है उसका। एक देहाती आदमी गमछा लेके उस पटरे को साफ करता है, फिर उस पर बैठता है और उसके बाद उसको मोड़ के तकिया बनाता, पैर वैर लेट जाते। सौमित्र उसके हीरो थे, सौमित्र चटर्जी। कहा कि आई गॉट इट, मतलब वो एक रोल था जिसमें इतना ही था कि कैसे बैठता है, इसको फॉलो करने के लिए वो वहाँ से इतना दूर पैदल चले, देखने आ गए थे। यानी कि हम कितना नेचुरल
सीन उसको नेचुरलिटी डाल सकें। ये आजकल तो कमरे में बैठ के सब चीज़ें लिखी आती हैं, जी 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 उसमें नेचुरल चीज़ें कि हम कैसे असर पैदा करेगा। इफेक्ट तभी आएगा जब आप नेचुरल चीज़ देखेंगे। जी कि इसलिए सत्यजीत रे ने सिर्फ एक हिंदी फिल्म बनाई, बाकी सब बंगला फिल्म बनाई, और सारे अवार्ड उनके वर्ल्ड के अवार्ड उनके घर तक आए। प्रैक्टिकल वो इतनी वास्तविकता उतार देते वास्तविकता। थे वो अपनी फिल्म। बहुत जरूरी, वो लेखन में भी चाहिए, पत्रकारिता में भी चाहिए। मैंने उनकी भी एक पुस्तक पढ़ी है, फेलुदा करके है उनकी, हाँ। बहुत जय बाबा फेलूनाथ की शूटिंग थी, फिल्म थी जय बाबा फेलूनाथ। जी 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 तो सिंपलिसिटी बहुत जरूरी है। जी जितना सिंपल आदमी होगा उतना ही डेप्थ वाला होगा। जी 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 जी। वैसे आपने हमसे इतना अच्छा जानकारी आपने शेयर किया, हमें बहुत अच्छा लगा। चलते चलते हमारे दर्शकों और सभी लोगों को आप कुछ मैसेज दे दें। मैसेज सिर्फ यही है न्यू कमर्स को कि वो जो करें उसको शॉर्टकट में ना करें, उसको गंभीरता से करें, उसको समझ के करें। और हर व्यक्ति चला जाता है, जाने के बाद उसके जो कर्म, उसके निशान जो रह जाते हैं, उसका जो वर्क रह जाता है, कुछ स्टेप रह जाते हैं। बहुत ज़रूरी है कि आप जाइए, लेकिन जाने के बाद अपना कुछ ऐसा छोड़ जाइए कि आप पूरी किताब ना बन सकें, एक किताब का हर्फ तो बन गई। क्या बात है सर, बहुत 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 अच्छा लगा आपसे बात करके। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत थैंक यू सर।